जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, ओके जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन की जो बुनियाद है वो इस चैप्टर के ऊपर है। Recording in progress. चैप्टर 3 डील्स विद द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और इस चैप्टर में हम ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज के कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंड करेंगे। जो मेन टॉपिक्स इसमें हैं वो ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट कैसे की जाती है, स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होती हैं। फिर हम जब स्टेट फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी टाइम के साथ उसकी डेवलपमेंट को कैसे स्टडी किया जाता है, और उसके बाद अगर इनिशियल वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो कुछ देर गुजरने के बाद वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। दिस इज नोन एज सोल्यूशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो इसमें हमने कवर करने हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, इसकी जो इमारत क्वांटम मैकेनिक्स की खड़ी है वो 4 पोस्टुलेट्स बेसिकली हैं। कुछ बुक्स में इन पोस्टुलेट्स को ब्रेक करके ज़्यादा तादाद में भी लिखा होता है, जैसे 5 या 6 कई दफ़ा लिखे होते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो बयान किए गए एक्चुअली पोस्टुलेट्स वही हैं। तादाद का ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि वो एक पोस्टुलेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा हुआ है। और इसमें पोस्टुलेट्स के साथ साथ हम इनको अप्लाई करने भी सीखेंगे। तो जो पहला पोस्टुलेट है, इट डील्स विद ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम ऑब्जर्वेबल्स को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेबल से मुराद हैं पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, यानी वो तमाम चीज़ें जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको ऑब्जर्वेबल्स कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑब्जर्वेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। तो ये पोस्टुलेट 1 की मैं स्टेटमेंट यहाँ बुक से रीड भी कर देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस पोस्टुलेट स्टेट्स द फॉलोइंग: टू एनी सेल्फ कंसिस्टेंटली एंड वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल इन फिजिक्स, कॉल इट ए, हम ए कह देते हैं किसी ऑब्जर्वेबल को, सच एज लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयर कॉरेस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर, कॉल इट ए। और ये ए के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये एक सिंबल डाला हुआ है विच इज ए हैट या ए कैप, इसको बोल देते हैं ए हैट। सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए यील्ड्स वैल्यूज, उन वैल्यूज को हम स्मॉल ए से जाहिर करते हैं, कॉल दीज मेजर्ड वैल्यूज स्मॉल ए, which are eigenvalues of A. That is, the values small a are those values for which the equation A phi is equal to A phi is an eigenvalue equation. अब इसको एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हमने ये बॉर्न पोस्टुलेट में लास्ट चैप्टर में, लास्ट पीरियड में जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हमने किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। वेव फंक्शन लाजमी तौर पर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके जिसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दैट सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये बुनियादी कंडीशन है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि वो इस सिस्टम का वेव फंक्शन नहीं है। अब हमारे पास फर्ज करें हमने वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, उसे हम टोटल वेव फंक्शन को साई से आमतौर पर जाहिर करते हैं या फाई से। यूजुअली पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को फाई से जाहिर करते हैं, टोटल को साई से, लेकिन किसी से भी किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका वेव फंक्शन फाई है। अब उस फाई से हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में डायरेक्ट मेजरमेंट्स नहीं कर सकते, यानी हम अगर फर्ज करें कि हम पोजीशन मेजर करना चाहें तो हमें पोजीशन का ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें मोमेंटम का ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मालूम करना चाह रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का, तो हमें एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जर्वेबल है उसको हम स्मॉल कैपिटल ए का नाम दे देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा उसको हम ए हैट से जाहिर करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी सर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें आपने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। जी सर जब हम मोमेंटम लेते हैं तो हम वेव नेचर ले लेते हैं, जब पोजीशन लेते हैं तो पार्टिकल नेचर। सर क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है जिससे हम मेजर नहीं कर सकते, या फिर वैसे ही हम कभी मेजर नहीं कर असल में सकेंगे? ना अभी तक का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना जी वो सर। ये बताता है कि वी कैन नॉट फाइंड साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक ओके जैसे सर। हम जब हमें पार्टिकल नेचर नजर आती है ना तो फिर यस हमें सर। वेव नेचर नजर नहीं आती। ओके सर। एक टाइम पर वो पार्टिकल, अगर हमने फर्ज करें इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया ना कि ये कहाँ पर है, यस तो सर। वो उसकी पार्टिकल नेचर है, उस वक्त हमें पार्टिकल की तरह ही बिहेव होता नजर आएगा। ओके तो सर। हमारे पास, यानी हम एक्चुअली ये जो, क्योंकि हतमी तौर पर तो साइंस में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यस सर। अभी तक का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके मुताबिक वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू डिटरमिन कि अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी इस वक्त वेव नेचर इसकी है। और जब हम वेव टाइप उसको, वेव लाइक नेचर को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उस साइमल्टेनियसली वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू ऑब्जर्व द पार्टिकल नेचर। लेकिन इसके सर बारे एक में और क्वेश्चन। मुख्तलिफ नजरियात हैं लोगों के ओके सर। कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। देखिए, एक चीज जिसका हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम हतमी राय दे ही नहीं सकते। हमें इतना जी पता है सर। कि ये चीजें इट एग्जिबिट्स बोथ नेचर्स, लेकिन जब पार्टिकल नेचर शो करता है तो वेव नहीं करता, जब वेव करता है तो पार्टिकल नहीं करता। ओके सर। लेकिन हम आगे ये कुछ पढ़ेंगे जब आगे फर्दर इस चैप्टर में हम आगे जाएंगे तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास इसका एक वेव फंक्शन है जो, जिससे हम डायरेक्टली उसका उसकी आइगन वैल्यूज फर्ज करें कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम की एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं एट द सेम इंस्टेंट। यानी एवरेज वैल्यूज ऑफ मोमेंटम क्या होंगी उस सिस्टम की, एवरेज वैल्यूज ऑफ पोजीशन क्या होंगी, और फिर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब हम इनकी अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करें साथ और अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट लें तो वो एच कट के बराबर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट, जो वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। तो एवरेजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली लुक बताना कि इस वक्त ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर इकट्ठी हैं, ये कोई एक हमारे पास कोई मेथड ऐसा नहीं है कि जिससे हम फाइंड आउट कर सकें। और इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं इसके बारे में हम कोई हतमी राय अभी देने की पोजीशन में है ही नहीं। साइंस इज नॉट इन ए पोजीशन। ठीक है यस सर। सर एक और क्वेश्चन है। जी। सर हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं तो वेरियंस भी तो वही चीज बताता है ना कि कितना स्प्रेड है मीन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही बताता है, तो हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज करते जरा हैं? दोबारा क्वेश्चन करें, थोड़ा सा ऊंचा। सर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस यूज करते हैं तो दोनों चीजें मीन से स्प्रेड बता रही हैं कि उसका मतलब स्प्रेड कितना है, कहाँ तक जी, पाया जाता है पार्टिकल, तो फिर हम वेरियंस क्यों नहीं यूज करते, हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्यों आ जाते हैं? हम एक्चुअली अनसर्टेनिटी को वेरिएंस वो जो स्टैंडर्ड नंबर है ना वो डेविएशन। स्क्वायर है। यस सर। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, वेरिएंस और चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली आपको बता रहा है कि मीन से कितना वे एक्चुअली जाएगा। वेरिएंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर की फॉर्म में करते हैं ताकि सम ऑफ स्क्वायर, ताकि वैल्यूज माइनस ना हो जाए, सॉरी वैल्यू जीरो ना हो जाए। स्क्वायर लेते हैं ना सारे डिफरेंसेस के, जैसे हमने फर्ज करें कि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू है 50 यस जो कल मैंने सर। एग्जांपल दी थी,
पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, यानी 49 माइनस 50 इज -1, 50 माइनस 50 इज 0, और 50 माइनस 51 माइनस 50 इज +1. तो फर्स्ट वी नीड टू टेक देयर स्क्वायर्स. अगर हम स्क्वायर नहीं लेंगे, ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो 1 और -1 और 0 सम करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. तो Yes, वेरिएंस sir. इस चीज को कहते हैं कि हमने स्क्वायर्स लेकर ऐड किए हैं. लेकिन अल्टीमेटली अगर हमने फाइनल कंक्लूजन निकालना है कि एक्चुअल स्प्रेड कितना है, तो उसके लिए हमें फिर उस स्क्वायर के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, जिसको हम अंडर रूट लेकर खत्म करते हैं. सर फिर उसमें माइनस भी आएगा, आ सकता है मतलब अंडर रूट के नहीं, साथ? जब हम माइनस वाली वैल्यूज का स्क्वायर जब ले लेते हैं तो प्लस हो जाता है ना. यस सर. तो वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है. ओके सर. ठीक. क्लियर. ओके अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, कल भी एक स्टूडेंट ने और पूछा था, पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या मेजर किए जा सकते हैं कि नहीं. इनके आंसर में मेरी राय ये है कि इनके आंसर आपको मिलेंगे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करते जाएंगे आगे, क्योंकि अभी हम आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज और एवरेज और उस कॉन्सेप्ट को हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया. जब डिस्कस कर लेंगे तो आपके सामने शायद ज्यादा क्लियर एक पिक्चर बन जाएगी. उसके बाद मैं अभी आंसर दूं भी उनकी बेस पर, तो शायद वो इतना यूजफुल ना हो आपके लिए. तो इस चैप्टर ओके के सर. बाद इस पोजीशन में कम से कम आप होंगे कि कुछ राय फर्दर कायम कर सके. तो हमारे पास ये एक वेव फंक्शन है फाई. अगर इससे हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसका तरीका ये है कि हम इसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं. अब अगर हमने एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है तो उसका ऑपरेटर होगा. तो यहाँ पर हम ए के ऊपर कैप का सिंबल डाल देते हैं. दिस रेप्रेजेंट्स के ये कोई ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है. ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी ऑपरेटर्स हैं. डेरिवेटिव भी ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है, अंडर रूट भी ऑपरेटर है. दीज आर ऑल ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स अब दो तरह के हैं. एक वो ऑपरेटर है जो आप किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें तो आपको फंक्शन दोबारा मिल जाए. अगर वही फंक्शन रिपीट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये आइगन फंक्शन है. और अगर फंक्शन रिपीट ना हो तो हम कहते हैं कि ये आइगन फंक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो क्या आंसर आएगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होगा? सर cos of x. कॉस ऑफ एक्स. तो क्या फंक्शन रिपीट हुआ? नो सर. नहीं, नहीं हुआ. फंक्शन चेंज हो गया क्योंकि पहले साइन ऑफ एक्स था, जब आपने डेरिवेटिव ले लिया तो फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो गया. अब अगर मैं आपसे कहूं कि सेकंड डेरिवेटिव ले साइन एक्स का, माइनस साइन. तो वो माइनस साइन एक्स. अब फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया है और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज -1. तो साइन ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो सेकंड डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन कहलाएगा. तो इस तरह का फंक्शन है फाई कोई, यानी जिसके ऊपर आपने ऑपरेटर ऑपरेट किया तो फंक्शन रिपीट हो गया. जैसे d2/dx² ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स. अब वो माइनस मीन्स -1, तो यहाँ जो कांस्टेंट आया है वो -1 है. इसको आइगन वैल्यू का नाम देते हैं और फंक्शन आइगन फंक्शन है. यानी तमाम ऑपरेटर्स और तमाम फंक्शंस आपस में आइगन वैल्यू इक्वेशंस नहीं देते. देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस दैट कैन गिव आइगन वैल्यूज. तो पहला तो ये पोस्टुलेट है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑब्जर्वेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है. ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है. ऑपरेट होने के नतीजे में वो आइगन वैल्यू दे सकता है. अगर आप मेजरमेंट करते हैं और आपको आइगन वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये उस ऑब्जर्वेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल वैल्यू बननी है ये वो है. सपोज आपने मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट किया वेव फंक्शन पर और आइगन वैल्यू मिल गई आपको, तो ये जो आइगन वैल्यू होगी ये मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. इस तरह अगर आपने एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया और आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल रही है
तो ये जो रिजल्ट होगा वो आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। अब अगर फाई एक सॉरी चलेंगे, अब यहाँ तक काफी है, इतना अभी पहला पॉस्टुलेट। इसमें देखें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑपरेटर्स की। डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेल्टा ऑपरेटर है विच इज माइनस टी स्क्वायर, एम आई, डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, और उनके ऑपरेशंस के रिजल्ट भी दिए हुए हैं। फाई एक्स को जनरल फंक्शन के तौर पर लिया हुआ है, और उस फंक्शन के लिहाज से इन पर ऑपरेटर अगर ऑपरेट किया जाए, जैसे यहाँ पर डिफाइन किया गया क्यू ऑपरेटर है, ये इंटेग्रल 0 से 1 डी एक्स डैश अगर हो तो इसको क्यू का नाम दिया है। एफ ऑपरेटर का नाम डिफाइन खुद ही किया हुआ, मल्टीप्लीकेशन बाय एफ एक्स। बी ऑपरेटर बना लिया। इस तरह डिफरेंट ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये सारे यूज नहीं होते। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर के यूज होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा पहला पॉस्टुलेट सिर्फ ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग हम ऑपरेटर यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर इस नोयत के होते हैं। अगर आप ऑपरेटर ऑपरेट करें एक फंक्शन के ऊपर और फंक्शन रिपीट हो जाए तो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है। आइगन वैल्यू जो है वो उस ऑब्जर्वेबल की, जिसका वो ऑपरेटर है, उस ऑब्जर्वेबल की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये देखें यहाँ इन्होंने लिख भी दिया है, एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स which are not necessarily connected to physics are offered in table 3.1। लेबल्स जो हैं ये दीज आर ऑफ नो स्पेशल सिग्निफिकेंस, ये खुद हमने बस इन्होंने डिफाइन किए हैं, कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस इनकी नहीं है। एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शन एंड मेक्स इट समथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर द आइडेंटिटी ऑपरेटर। आमतौर पर ऑपरेटर ऑपरेट होके कुछ और बना देता है, लेकिन अगर ना चेंज करे तो फिर वो आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल जाती है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल्स हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो मोमेंटम और एनर्जी है। जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो हम इन ऑपरेटर्स को डिराइव भी करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पे करने वाला काम है। यहाँ पर हम सिर्फ इनको यूज करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मोमेंटम ऑपरेटर दिया गया है, P इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल। मोमेंटम का, अगर मोमेंटम ऑपरेटर का का जो फार्मूला है वो माइनस आयोटा एच कट डेल है। ये आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा हर सूरत में, बेशक हम डिराइव भी करना सीख लें। इसकी वन डायमेंशनल फॉर्म जो है पी एक्स, ये देखें माइनस आयोटा एच कट एज सच ही रहेगा, और डेल की जगह उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा डी बाई डी एक्स। तो अगर वन डायमेंशनल केस हो जिसमें पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस पे मूव कर रहा हो, कि मैंने आपको बताया था कि हम वन डायमेंशनल केस को पढ़ेंगे। तो वन डायमेंशनल केस जो है इसको इसमें हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर सिर्फ मोमेंटम ऑपरेटर लेना है तो इसको पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट पार्शल ओवर पार्शल एक्स, या इसको हम चूंकि आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा एच कट ओवर आयोटा पार्शल ओवर पार्शल एक्स। यानी प्लस साइन के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ। ये सॉल्व जो किया हुआ है ये मैं बाद में करवाऊंगा, पहले हम इसके एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू देखेंगे। एनर्जी ऑपरेटर जिसको हैमिल्टोनियन का नाम भी दिया जाता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर।
एनर्जी ऑपरेटर जिसको हमने कहा कि जब हम मोमेंटम की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हैमिल्टोनियन कहलाता है। इट इज पी स्क्वायर ओवर 2m, ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट है, प्लस v पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। और ये p की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दें, विच इज माइनस आयोटा एच कट डेल, और फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट करें। ऑपरेटर का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए भी ऑपरेटर को 2 दफ़ा किसी फंक्शन पे ऑपरेट करना पड़ता है, और जो फाइनल आंसर बनता है उसको बगैर फंक्शन के लिखेंगे तो वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लें तो ये माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर बन जाता है, प्लस v। तो अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन है फाई, उसके ऊपर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट करें और हमें ये फंक्शन दोबारा मिल जाए, यानी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन हमें मिल। आइगन का मतलब किसी ने पूछा है, ये जर्मन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ओन, जो कि क्वांटम में जर्मन ने ज्यादा काम किया था। ओन मतलब अपना, यानी OWM, सेम चीज का यानी हो जाना। तो एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट करें और ये आइगन फंक्शन हो और हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल जाए, एच फाई इज इक्वल टू ई फाई, तो ये जो इक्वेशन बनती है ये बेसिकली एक एनर्जी इक्वेशन है। इसे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब हम वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे और हमें आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाए, तो ये जो चीज है दिस इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है क्योंकि इसमें टाइम का पैरामीटर नहीं है। तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस v है। लेकिन अगर हमारे पास एक फ्री पार्टिकल हो तो फ्री पार्टिकल की एनर्जी चूंकि जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल जीरो होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी सिर्फ, विच इज पी स्क्वायर ओवर 2m। दिस कैन बी रिटन एज माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये देखें, ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल है। माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 by dx square phi is equal to e phi. So this is one dimensional Schrodinger equation. आगे इसका सॉल्यूशन है जिसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। पोस्टुलेट 2 ये डील करता है मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। Second postulate deals with measurement in quantum mechanics. The second postulate ये बताता है कि मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए, मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके एक आइगन फंक्शन होगा जिस पर ऑपरेट करेंगे। अगर हम ये ऑपरेट करते हैं और उससे हमें मेजरमेंट का रिजल्ट मिलता है, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ए दैट यील्ड्स द वैल्यू स्मॉल ए, यानी आइगन वैल्यू हमें मिल गई, लीव्स द सिस्टम इन द स्टेट फाई ए। यानी जब हम मेजरमेंट करेंगे तो सिस्टम उस
ऑपरेटर की आइगन स्टेट में होगा. phi a means आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर a जिसकी आइगन वैल्यू स्मॉल a है, where phi small a is the eigen function of a that corresponds to eigen value a. एज एन एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन अब आप लोग पूछ रहे हैं मोमेंटम और पोजीशन वाला, ये उसका जवाब. एज एन एग्जाम्पल, सपोज दैट ए फ्री पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन. वी डू नॉट नो which state the particle is in. At a given instant, we measure the particle's momentum and find its value p is equal to h cut k, where k has a specific value, say कोई ये वाली वैल्यू उसकी से 1.3 into 10 to the 10 सेंटीमीटर इनवर्स. यानी ये एक वैल्यू ले लिया के की, कोई स्पेसिफिक वैल्यू सपोज ले ली. दिस मेजरमेंट लीव्स द पार्टिकल इन द स्टेट phi k. So immediate subsequent measurement of p, immediate subsequent यानी फौरन बाद अगर हम फिर दोबारा p मेजर करते हैं तो it is certain that we will find the value h cut k. अब हमने यानी मेजरमेंट की, मोमेंटम मेजर किया तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास h cut k. सपोज दैट वन मेजर्स द पोजीशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, और वो जो पोजीशन मेजर करता है उसको पता चल जाता है कि ये x डैश वाले पॉइंट पर पड़ा हुआ है, x इक्वल टू x डैश. The first two postulates tell us the following. There is an operator corresponding to measurement of position, जिसको x से जाहिर करते हैं, call it x. Measurement of x that yields the value x dash leaves the particle in the eigenfunction of x corresponding to the eigenvalue x prime. यानी जब आप मेजरमेंट कर लेंगे और आपको पोजीशन पता चल गई कि ये x डैश है, तो जस्ट आफ्टर दैट मेजरमेंट सिस्टम इसी आइगन स्टेट में होगा. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखें. देयर इज एन ऑपरेटर, ये द फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स टेल अस द फॉलोइंग. देयर इज एन ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, कॉल इट x. Measurement of x that yields the value x prime leaves the particle in the eigenfunction of x corresponding to the eigenvalue x prime. और पोजीशन के आइगन फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है. इट इज ए नोन एज डेल्टा फंक्शन. इसको डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं. डेल्टा x माइनस एक्स प्राइम. तो जब हम, ये एक डेल्टा फंक्शन है विच इज नोन एज डिराक डेल्टा फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज अलहदा हमने स्टडी करनी है. एक्स प्राइम यानी ये जो एक्स हैट है, जब ये डेल्टा फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो हमें एक्स डैश पर ले जाता है और फंक्शन एज सच हमें मिल जाता है. सो डेल्टा फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर. आगे ये डिराक डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको अभी फिलहाल मैंने बताया था कि हम सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ. Postulate 3 of quantum mechanics deals with state function and expectation values. Postulate 3 tells us about the average expectation values. The state of a system at any instant of time is represented by state और wave function. ये psi को state function या wave function कहते हैं, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी जरूरी हैं. अगर वो प्रॉपर्टीज होंगी तो वो वेव फंक्शन के तौर पर यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं. पहले ये कि ये कॉन्टिन्यूस होता है और फिर डिफरेंशिएबल होता है.
All information regarding state of the system is contained in the wave function. Specifically, if a system is in the state psi RT, the average of any physical observable C relevant to that state at system T is, ये अब एवरेज वैल्यू निकालने का मेथड है। फर्ज करेंगे हमारे पास कोई सिस्टम है जिसकी हम एवरेज पोजीशन निकालना चाहते हैं, और वो जो वेव फंक्शन है हमारे पास गिवन, वो पोजीशन का आइगन फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज करते हुए पोजीशन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, वो ये फार्मूला दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है सी एवरेज, ये जो एंगल ब्रैकेट्स में है एवरेज को शो करता है। ये फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार सी साई डीटा, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार यानी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, और फिर इस वेव फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करना है, यानी एक दफा पहले ऑपरेटर ऑपरेट किया, वेव फंक्शन पर जो आंसर आया उसको साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको इंटीग्रेट किया ओवर द होल स्पेस। इस सी को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नाम भी दे देते हैं। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑपरेट ऑब्जर्वेबल जिसका ऑपरेटर सी है, सी ऑब्जर्वेबल है, इसका ऑपरेटर सी हैट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू हम इंटीग्रल साई स्टार सी साई डीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स नेक्स्ट पीरियड में मैं बताऊंगा। इसके बाद है फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट डील्स विद टाइम डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन। टाइम डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन से मुराद ये है कि सपोज आपने एक टाइम पर स्टेट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, जैसे ये अभी हमने करना सीखा श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो कुछ टाइम टी गुजरने के बाद वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्थ पोस्टुलेट बताता है कि टाइम डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन for a system develops in time, the state function for a system develops in time according to this equation. ये क्या है, इट इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी अगर आप वेव फंक्शन के ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेट करें और आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाए, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट वेव उसका वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप वेव फंक्शन पर ऑपरेट करें तो आपको ये आंसर मिले, आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू साई। दिस इज नोन एज ऑपरेटर फॉर एनर्जी, इसको भी यही कहते हैं वैसे। तो एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी साई। तो दिस गिव्स द टाइम डेवलपमेंट, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल गिव द टाइम डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन। तो ये इस तरह का आंसर आ जाता है साई, यानी एक लेटर टाइम टी पर अगर हम साई कैलकुलेट करें तो इस तरह का आंसर आ जाता है ए फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच। तो यहाँ तक ये चार पोस्टुलेट्स की स्टेटमेंट्स पूरी हो गई हैं, इनको आपने बुक से रीड कर लेना है और थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट पीरियड में अब इनके हम सॉल्यूशंस करेंगे, और वो मेरा ख्याल नेक्स्ट क्लास ईद के बाद होगी आपके। Recording stopped. आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है। जी कोई क्वेश्चन नहीं है?
हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।